नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज अपन जो है इस हिंदी की कक्षा में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आप जानते ही हैं ना, क्योंकि अपन ने रिसेंट ही जो है एक बड़ा चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया, बड़ा टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया है। तो आज अपन जो शुरू करने वाले हैं दोस्तों, है ना, वो जो है संधि का एक भाग है, दूसरा भाग जो है वो शुरू करने वाले हैं, है ना। स्वर संधि आपके बढ़िया से समझ में आ गई, मेरे हिसाब से तो बढ़िया से समझ में आ गई होगी, है ना। बाकी सारी चीज़ें आपको जो है, कुछ चीज़ें पीडीएफ में मिल गई, कुछ चीज़ें जो है वो आपको लाइव सारी की सारी चीज़ें मिल गई, है ना। थोड़ा अच्छा भी लगा होगा आपको। और कुछ लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं कि सर जो ये अपन हम नोट डाउन कर लेंगे या लिख लेंगे, तो बिल्कुल अच्छी बात है। यदि आप लिख लेते हैं तो, है ना, बहुत अच्छी बात है। मारवाड़ी में कहा जाता है कि 100 झक्यार एक लिखा, है ना, कि मतलब आप 100 बार बोल दें और एक बार लिख ले तो वो बात बराबर हो जाती है। तो लिख लेना जो है ज़्यादा उचित है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लिख लीजिए। तो दोस्तों जो है आज का टॉपिक जो हमारा है इस हिंदी की कक्षा में, है ना, वो है व्यंजन संधि। आज का टॉपिक है व्यंजन संधि दोस्तों, है ना। व्यंजन संधि, तो सबसे पहले संधि का मैंने आपको बिल्कुल बता दिया था। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो है स्वर रहित वर्ण होते हैं ना, आप जानते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो उन स्वर रहित वर्ण जो है इधर और उधर, यानी उत्तर पद के प्रारंभ, प्रथम पद के अंत में और उत्तर पद के प्रारंभ में कोई यदि स्वर रहित वर्ण हो तो वहां जो है व्यंजन संधि होती है ना। तो क्या समझे आप? समझे क्या कि किन किन कंडीशंस में, किन किन जो स्थितियां होगी उनमें जो है व्यंजन संधि होगी, है ना। तो पहली स्थिति तो क्या हो जाएगी दोस्तों? पहली स्थिति तो ये हो जाएगी कि इधर व्यंजन हो, इधर क्या हो दोस्तों? व्यंजन, यानी ये है, ये क्या है? ये है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, है ना। ये दोस्तों क्या है? ये है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ठीक है। और इधर जो इसके साथ जो जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है उत्तर पद का प्रथम वर्ण। ये जो है इनके साथ दोस्तों जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। क्या जुड़ रहा है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम, इन्हीं के बीच तो संधि होती है ना। तो एक तरफ प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हो सकता है? स्वर होता है। इस स्थिति में कौन सी संधि होती है दोस्तों? इस स्थिति में जो संधि होती है वो होती है व्यंजन संधि, ठीक है। पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है दोस्तों? दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि इधर स्वर हो सकता है, इधर स्वर हो सकता है, और उस तरफ जो है क्या हो सकता है? उत्तर पद के प्रारंभ में क्या हो सकता है? उत्तर पद के प्रारंभ में व्यंजन हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? इस कंडीशन में भी संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, है ना। हो गई, ठीक है। तीसरा अपन लिखते हैं। तीसरी जो सिचुएशन होगी वो कौन सी हो जाएगी? तीसरी सिचुएशन, तीसरी जो स्थिति होगी वो हो जाएगी व्यंजन के साथ यदि अपन जोड़ देते हैं क्या? व्यंजन के साथ यदि अपन क्या जोड़ देते हैं? व्यंजन जोड़ देते हैं, तो जो है कौन सी संधि हो जाएगी? तब भी जो है ये हो जाएगी व्यंजन। और सब के सब में जोड़ दीजिए क्या? संधि। सब में क्या जोड़ दीजिए? संधि। सब के सब में जोड़ दिया आपने संधि दोस्तों, ठीक है। कौन सी स्थितियां हुई? ये 3 स्थितियां हो गई, है ना। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात दोस्तों ये है कि मैं लिख देता हूं, यहां देखिए मैंने यहां लिख दिया वाक धन ईश्वरी। दोस्तों मैंने क्या लिख दिया यहाँ, है ना, क्या लिख दिया जरा बताएं आप? वाक धन ईश्वरी मैंने यहाँ लिख दिया है, आराम से आप देख लीजिए, लिख दिया। अब आपने क्या देखा कि यहाँ तो क्या है? ये देखो, ये क्या है? ये व्यंजन है। ये क्या है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? ये व्यंजन है। और उत्तर पद का प्रथम जो वर्ण है वो क्या है? वो स्वर है ना, वाक और ई, है ना। तो ये जो क्या, और नियम तो मैं आपको आगे बताऊंगा ना।
नियम तो आगे बताऊंगा, लेकिन ये जब जुड़ेंगे तो ये दोनों मिलकर जो बनेंगे वो बनेंगे गी। ये अपने पास है ही है ना, और ये बन जाएगा क्या, वागीश्वरी। क्या बन गया ये बन गया क्या, वागीश्वरी। आराम से इसको देख लीजिए, पहला जो अपने टाइप्स ऑफ है उसका उदाहरण है अपने पास इसका, है ना, आराम से देख लीजिए इसको। ठीक इसी प्रकार यदि अपन आगे चलते हैं तो अपन एक उदाहरण में आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जगह शब्द अपने पास है शत, और ये शब्द अपने पास है आनंद। क्या शब्द है, सत धन आनंद, है ना। तब जो है ये भी क्या है, ये व्यंजन है, ये क्या है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये व्यंजन है ना। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, द बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, सदानंद। तो एक टाइप्स ऑफ के उदाहरण अपन ने देख लिए, क्या व्यंजन और जो स्वर हो वो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ जो है ये व्यंजन संधि हो जाती है ना। दूसरे के अपन उदाहरण देखते हैं ना। हाँ, ऐसे क्या समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है ना। दूसरा जो प्रकार है वो है एक तरफ स्वर है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया वी और इधर लिख दिया मैंने क्या, सम। वी एक तरफ लिख दिया, सम एक तरफ लिख दिया। दोस्तों इस वी में प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है वो स्वर है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो है वो भी क्या है, वो ये ईश्वर है, और ये क्या है, श है, ये व्यंजन है ना। अब जो है नियमानुसार जो है क्या हो जाएगा, ये वी है और ये श जो है, ये जो तालव्य श है ये बदल जाएगा किसमें, मूर्धन्य श में, है ना। ये क्या बन गया, विषम। यहाँ भी कौन सी संधि हो गई, यहाँ भी दोस्तों अभी कौन सी संधि, ये हो गई व्यंजन संधि। एक और शब्द है, जैसे हमने ले लिया यहाँ शूधन समा, है ना। समा का क्या मतलब होता है, समा का मतलब होता है मिजाज या मौसम, है ना। सु का मतलब होता है सुंदर, है ना। तो यहाँ भी देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है वो क्या है, वो स्वर है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, वो व्यंजन है ना। तो इसको भी जब आप जोड़ेंगे, नियम में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं नियम आपको एक एक खुल के बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता न करें, मतलब समझा के समझाऊंगा, है ना। बता के बताऊंगा और समझा के। जैसे आपको व्यंजन संधि में, स्वर संधि में कोई डाउट नहीं है ना, वैसे यहाँ भी शायद ही कोई आपको डाउट हो, है ना, मुझे ऐसा लगता है ना। तो जहां पर स्वर हो, जहां पर व्यंजन हो, यानी स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तब भी कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों, तब भी जो संधि हो जाती है वो हो जाती है कौन सी, व्यंजन संधि हो जाती है। तीसरा इसका टाइप्स ऑफ अपन ने क्या पढ़ा, तीसरा अपन ने टाइप्स ऑफ इसका पढ़ लिया कि एक तरफ व्यंजन हो, एक तरफ तो क्या हो दोस्तों, व्यंजन हो, और दूसरी तरफ क्या हो दोस्तों, दूसरी तरफ भी व्यंजन हो, है ना। एक तरफ व्यंजन है और दूसरी तरफ, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी क्या है, व्यंजन है। तो ये जब व्यंजन और व्यंजन मिलेंगे तो जो है यहाँ भी जो है कौन सी संधि हो जाएगी मित्रों, यहाँ भी जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी वरहन नेत्र, है ना, और ये व्यंजन संधि हो जाएगी, है ना। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं अपन, जैसे एक उदाहरण अपन ने ले लिया वाक धन वैभव। क्या उदाहरण ले लिया दोस्तों अपन ने, वाक धन वैभव, ये उदाहरण अपन ने ले लिया। इधर व्यंजन है, इधर व्यंजन है, दोनों तरफ व्यंजन है, और ये जब जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएंगे वाग वैभव, है ना। वैभव की संधि विच्छेद आपको आता ही होगा, है ना। वैभव का संधि विच्छेद किया था क्या अपन ने, है ना। ये देखो वैभव का ये विशेष नियमों में आता है, विभूधन है ना, ई का औ बन जाएगा, ई का आई बन जाएगा, है ना, और उ और ए मिलकर औ बन जाएंगे, तब ये विभू का क्या बन जाएगा, विभू का वैभव बन जाएगा। तो दोस्तों ये तीसरा टाइप्स ऑफ इसका था कि व्यंजन और व्यंजन जुड़कर क्या बन जाते हैं, व्यंजन और व्यंजन जुड़कर व्यंजन संधि बन जाते हैं, है ना। अब दोस्तों एक खास बात हो रही है इस व्यंजन संधि की, है ना। खास बात क्या है, देखो जरा मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये जो दूसरा टाइप्स ऑफ अपन ने पढ़ा ना, दूसरा जो प्रकार इसका पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि स्वर और व्यंजन के बीच जब संधि होती है ना, स्वर और व्यंजन के बीच जब संधि होती है दोस्तों, तो क्या हो जाता है, एक बीच में नए वर्ण का आगम हो जाता है ना।
हालांकि होती संधि किसमें है? स्वर और व्यंजन में ही होती है। संधि जो है दोस्तों स्वर और व्यंजन में ही होती है, लेकिन क्या होता है, एक नया वर्ण जो है इनके बीच में पैदा हो जाता है, आ जाता है, उसको वर्णागम कहा जाता है। जैसे अपन एक उदाहरण और देख लेते हैं, है ना, कैसे आ जाता है, अपन अपनी बात को प्रूव करते हैं ना। जैसे एक शब्द अपन ने ले लिया प्रति, ठीक, ये स्वर है, और एक अपन ने ले लिया छवि, ये व्यंजन है, ठीक। अब जो है जब इसका संधि विच्छेद से संधि युक्त पद बनेगा तब जो है इसमें च का आगम हो जाएगा, है ना, तब जो है ये शब्द क्या बन जाएगा, तब ये शब्द बन जाएगा प्रतिच्छवि। शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? शब्द बन जाएगा प्रतिच्छवि, है ना। प्रतिच्छवि का मतलब होता है छवि की छवि, है ना, छवि की छवि, क्या? प्रतिच्छवि, है ना। ठीक इसी प्रकार एक शब्द और है अपने पास, ये शब्द है परिधनकृत। क्या शब्द है दोस्तों? परि, अंतिम प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? ई है ना, स्वर है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? क है ना, व्यंजन है। इन दोनों के बीच भी जो है आपके मूर्धन्य श का जो है आगम होता है, और उससे जो है ये जो शब्द बनता है वो बन जाता है क्या? परिष्कृत। क्या बन गया? परिष्कृत। ये शब्द जो है बनके तैयार हो गया। तो दोस्तों मुख्यतः जो है इसको आप तीन प्रकार से अपन जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको तीन प्रकार से बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो है एक चौथा प्रकार भी है, हालांकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में रहे ये सारी चीजें, है ना। चौथा भी इसका एक प्रकार हो सकता है कि जब स्वर और व्यंजन जब मिल रहे हों तब जो है एक नए वर्ण का आगम भी होता है। वहां भी कौन सी संधि होती है? वहां भी व्यंजन संधि होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आराम से इन तीनों टाइप्स ऑफ को देख लीजिए। उदाहरण आपको मैंने करवाने की कोशिश की है, उनको भी आप देख लीजिए, है ना, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जो है आपके मस्तिष्क में एक बात चल रही होगी, है ना, कि जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, पढ़ा था अपन ने, स्वर संधि के 5 प्रकार अपन ने पढ़े थे, है ना। और उसमें एक छठा प्रकार भी अपन ने देखने की कोशिश की थी, हालांकि वो प्रकारों में शामिल नहीं है। अगर कोई प्रश्न पूछे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो उत्तर आपका 5 ही आएगा। वो तो एक विशेष नियम थे जो संस्कृत के और नियमों अनुसार हिंदी में संधि नहीं होती तब लगाए जाते हैं, और हिंदी के जो तत्सम और तद्भव और देशज शब्द उनके बीच संधि होती है तब उनको लगाया जाता है। दोस्तों ठीक उसी प्रकार व्यंजन संधि जो है वो प्रकारों में डिवाइड नहीं होकर, है ना, कुछ पुस्तकों में प्रकार भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह जो है वो सटीक बैठने वाले हैं नहीं। 2 4 5 प्रकार आपको मिलके बाद में क्लोज हो जाता चैप्टर, है ना। लेकिन अपन जो संधि पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल जो है नियमानुसार संधि पढ़ने वाले हैं। जैसे दोस्तों अपन ने नियम पढ़े थे ना, कौन से? स्वर संधि के विशेष नियम, है ना, वो आपको अब भी याद है ना, 3 4 नियम पढ़े थे, है ना। तो ठीक उसी प्रकार ये व्यंजन संधि है, ये 8-10 नियमों पर आधारित है ना। तो आप आने वाले 3 4 दिन में यदि 8-10 नियम यानी 4 4 लाइनें यदि याद कर लेंगे तो आपकी व्यंजन संधि आपके टिप्स पे हो जाएगी, है ना, और इत्मीनान से आप जो है व्यंजन संधि को समझ लेंगे, है ना। तो दोस्तों आज अपन व्यंजन संधि का प्रारंभ करने जा रहे हैं, और प्रारंभ में भी जो है फिर भी बाय द वे जो है मैं आपको कहीं आपके दिमाग में ये आ रहा होगा गुरुजी ने परिभाषा नहीं बोली व्यंजन संधि की, है ना। परिभाषा आप नोट कीजिए। परिभाषा आप नोट करेंगे क्या? जब प्रथम वर्ण के अंत में कोई स्वर हो तथा उत्तर पद के प्रारंभ में कोई व्यंजन हो, कोमा, जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में कोई व्यंजन हो, उत्तर पद के प्रारंभ में व्यंजन हो, एवं प्रथम पद के प्रारंभ में व्यंजन हो और उत्तर पद के प्रारंभ में, प्रथम पद के अंत में व्यंजन हो, उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर हो, तो इन तीनों ही स्थितियों में व्यंजन संधि होती है। बस इतनी सी परिभाषा आपको लिखने निकालने का मतलब है 1 2 3, है ना, ये तीनों जोड़ के और आप लिख दीजिए, वही परिभाषा आपकी हो जाएगी। दोस्तों परिभाषा के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे जो अपन पढ़ के और जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज व्यंजन संधि का नियम 1, है ना। व्यंजन संधि का नियम 1 अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों।
है ना। क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें ये पढ़ेंगे दोस्तों कि, है ना, आप गौर करना इस बात को, है ना, यदि प्रथम, दिमाग में चित्र बनाना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? देखो दोस्तों, क, च, ट, त, प, है ना। 5 वर्ग होते हैं ना, उन 5 वर्गों के पहले वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, क, च, ट, त, प, इनको बोलते हैं। ठीक, क, च, ट, त, प, ये हो। अच्छा, इनके बाद, है ना, इनके बाद मतलब उत्तर पद का प्रथम वर्ण, है ना, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हो दोस्तों? देखो क्या हो, या तो क्या हो जाए, स्वर हो जाए। 11 जो स्वर है ना, 11 स्वर आपको याद है, उन स्वर में से कोई हो जाए, या फिर कोई भी वर्ग है ना, कोई भी, जैसे क जो वर्ग, अगर आप क वर्ग लिखेंगे ना, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और अण, है ना, ये जो है ये शामिल है इसमें। किसमें? क वर्ग में, है ना, क, ख, ग, घ, अण, ये जो है शामिल है इसमें, है ना। तो इस वर्ग का, यानी 5 वर्ग, 5 वर्ग जो हैं उनके जो हैं उनका तीसरा व चौथा व्यंजन, किनका? 5 वर्गों का तीसरा व चौथा व्यंजन आ जाए, या फिर क्या आ जाए, या दोस्तों आ जाए आपके य, व, र, ल, क्या आ जाए, ये, व, र, ल, इनमें से कोई एक आ जाए, है ना। तो अब बात क्या थी? तो वाली बात आ गई। तो वाली बात में क्या हो जाएगा? तो वाली, यानी इधर प्रथम वर्ण का, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क है, और उधर जो है या तो कोई स्वर है या फिर तीसरा चौथा है। तीसरे चौथे का मतलब क्या हो गया दोस्तों? तीसरे चौथे को यदि आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा ग, घ, ज, झ, डैड है, और क्या हो जाएगा? द, ध, और क्या हो जाएगा? ब, भ, है ना। ये हो तीसरे, यानी स्वर हो, स्वर के साथ ये व्यंजन हो और ये वरेला हो, है ना। तब क्या होगा दोस्तों, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो क जो है, क नहीं, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे ही कौन कौन? क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प क्या हो जाएंगे? अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएंगे, है ना। ये भी लिख देता हूँ ना, ये लिख देता हूँ आगे, बदल जाते हैं, है ना, ऐसे लिख देते हैं, बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? देखिए, है ना, क्या हो गया? क्या किस में बदल जाएगा? क वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा हो गया? ये क वर्ग है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो क्या किस में बदल जाएगा दोस्तों? क्या बदल जाएगा? ग में बदल गया। अच्छा, च किस में बदल जाएगा दोस्तों? च बदल जाएगा किस में? ज में। ट किस में बदल जाएगा दोस्तों? ट बदल जाएगा दोस्तों ड में। त किस में बदल जाएगा दोस्तों? त बदल जाएगा द में। और प किस में बदल जाएगा दोस्तों? प बदल जाएगा ब। अब अपन जो है इसके एक आध उदाहरण देख लेते हैं पहले, है ना। देख लें आप कहें तो, है ना। उदाहरण कैसे देख लें? पहले इसको एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, है, यानी समझा क्या देता हूँ कि पहला पद है उसका अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प हो, और दूसरे वर्ण के प्रारंभ में, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर आ जाए, या फिर तीसरा चौथा व्यंजन आ जाए, या फिर ये वरेल आ जाए, तो जो है प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है क, च, ट, त, प जो है
अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएंगे, है ना। ये तीसरे व्यंजन है और इनमें ये बदल जाएंगे। एक सरल सा उदाहरण लेते हैं, सबसे सरल उदाहरण अपन लेते हैं दोस्तों, सबसे सरल उदाहरण अपन लेते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया है यहाँ पर दोस्तों, उदाहरण लिया अपन ने दिक धन अंबर। दोस्तों उदाहरण क्या ले लिया अपन ने, उदाहरण ले लिया दिक धन अंबर। देख लीजिए आराम से। अच्छा, अब आपका नियम क्या बोल रहा है भाई साहब, नियम ये बोल रहा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कचट अतः में से कोई एक हो। ये अपना प्रथम पद जो है कचट अतः में से कोई एक है, बिल्कुल है। अच्छा जी, और मान लो दूसरा नियम क्या बोल रहा है कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण या तो स्वर हो, ये स्वर है अपना, पहला स्वर है कौन सा वाला, ए वाला। तो स्थितियां क्या बन जाएगी कि क जो है अपने ही वर्ग का, क जो है अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। ये देखिए क है और क जो बदल जाएगा किसमें, ग में। तो स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी दिक धन अंबर। और अपन ने बहुत ऐसा अभ्यास किया है कि जब ए जो है वो किस में मिल जाएगा, अपने से पहले वाले हलंत व्यंजन में जुड़ जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा देखो दिगंबर। क्या बन जाएगा, दिगंबर। यानी इस दिक का मतलब तो होता है दोस्तों क्या, दिक का मतलब तो होता है दिशा, है ना, हाँ दिशा, है ना। और अंबर का मतलब क्या होता है, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, है ना। तो जैन जो धर्म होता है, उस जैन धर्म में दो प्रकार के संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर है और एक दिगंबर है। श्वेतांबर जो संप्रदाय के अनुयायी हैं वो अपने शरीर पर सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो है वो अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वो ये मानते हैं कि ये जो 10 दिशाएं हैं वही हमारे वस्त्र हैं, यानी दिशाएं जिनके वस्त्र हैं वो जो है संप्रदाय क्या कहलाता है, दिगंबर कहलाता है। बात आ गई समझ में, है ना। तो ये है आपका अर्थ भी और इसका संधि युक्त पद भी, है ना। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे अपन ने एक उदाहरण ले लिया वाक धन दान, वाक धन दान। ये अपन ने एक उदाहरण और ले लिया, है ना। ये उदाहरण क्या कह रहा है, ये उदाहरण क्या बोल रहा है, वही बात, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, कचट अतः में से एक हो, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर या तीसरा चौथा व्यंजन हो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो दोस्तों, क्या है तो क्या बदल जाएगा इसमें, ग में, और ये हो जाएगा क्या, वाग धन दान, है ना। और इसको लिखेंगे तो अपन ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वाग दान, है ना। क्या लिख दिया अपन ने, वाग दान। बोलो लिख दिया कि नहीं लिखा, है ना। वागदान का मतलब क्या होता है, वागदान का मतलब वाणी से जो है वो दान स्वीकार कर लिया जाता है, दे दिया जाता है, वो कहलाता है क्या, वागदान, है ना। और वैसे इसका मतलब क्या होता है, वागदान का मतलब होता है सीधा और सरल सा मतलब वागदान का होता है सगाई, है ना, जिसमें ये वचन दे दिया जाता है क्या, कि आज से जो है क्या ये लड़की जो है वो हमारी हुई, ये लड़का जो है आपका। इस तरह से जो है वो बातचीत करके जो दान दिया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वागदान, है ना। एक उदाहरण और दे दूं मैं, कई वाला, है ना, आगे बढ़ते फिर अपन, है ना। जैसे एक उदाहरण ले लिया अपन ने, दिक धन गज। अब तो आपको सरल सा उदाहरण दिया है तो आप आराम से इसको बिना सोचे समझे कर देंगे, है ना। कारण क्या है, कह तो बदल जाएगा ग में, और आगे ग है ही, है ना। ग है तभी तो क्या, ये ग है, देखो ये ग है इसलिए जो ये क्या बदल गया, ये द है इसलिए ये क्या बदल गया, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिग्गज। दिग्गज क्या होता है, दिग्गज होते हैं विभिन्न दिशाओं के हाथी। ऐसा माना जाता है कि ये जो दिशाएं जो है ना वो हाथियों से बंधी हुई है। तीनों उदाहरण देख लीजिए, मैं तीनों उदाहरण ही मिटाऊंगा, बाकी सारा का सारा आपके ब्लैक बोर्ड जो है वो ठीक रहेगा, है ना। आराम से देख लीजिए। तो उदाहरण अपन ने देख लिए हैं आराम से, है ना। और उदाहरण का अर्थ भी अपन ने, जो उदाहरण अपन ने शुरू किए हैं ना, उन सब उदाहरणों के अपन ने अर्थ भी समझने की कोशिश की है ना।
अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं तो अपन अगला उदाहरण लेता है। ये तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपने सामने ही रहे, कहीं छुपे नहीं, कहीं दूर जाए नहीं, है ना। तो दूसरा जो है अपन उदाहरण लेते हैं, अच धन अंत। अच धन अंत। अच का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आप जो है संस्कृत पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अगर आप कोई रीट की जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और रीट की तैयारी के दौरान अगर आपकी लैंग्वेज टू संस्कृत है, तो यदि आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो माहेश्वर सूत्र जो है आप याद कर लीजिए, ऐसे लेकर च तक जो है वो उसमें सारे के सारे स्वर हैं, है ना। ऐसे स्टार्ट हो गए और च इनके बीच के जो भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो स्वर हैं। इसलिए स्वरों को क्या बोला जाता है? स्वरों को संस्कृत में अच बोला जाता है ना। और ऐसे शब्द है ना, पहले तो इसका संधि युक्त पद बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं? ये बना लिया अपन ने इस च है, ये अपने पास क्या है? च है। च के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? ये स्वर है ना। अगर स्वर है ना, च के बाद क्या है? स्वर है। स्वर है तो क्या हो जाएगा? स्वर है तो क्या हो जाएगा? स्वर है तो च बदल जाएगा दोस्तों किसमें? ज में। इसमें जुड़ क्या जाएगा? है ना। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ज, है ना। ये अपने पास क्या है? और ये क्या है? तो अजंत जो शब्द होते हैं वो क्या है? स्वर से अंत होने वाले होते हैं। स्वर से अंत होने वाले। और व्यंजन से दोस्तों अंत होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो हलंत कहलाते हैं, है ना। है से लेकर ल तक, है ना, वो होते हैं हलंत। और ऐ से लेकर च तक वाले क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अच या अजंत, है ना। एक में दोस्तों उदाहरण लिखता हूँ। क्या उदाहरण लिखता हूँ? मैं उदाहरण लिख दिया, मैंने आपके सामने उदाहरण लिख दिया आजादी। क्या उदाहरण लिखा अपन ने? आजादी। ठीक। अब दोस्तों आपने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी है, बोलो तो दीर्घ स्वर संधि अपन ने पढ़ी है ना। मैं उस नियम के अनुसार जो है इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। अब देखिए ये जो है ज है ना, ज है ना। इसमें से मैं निकाल देता हूँ क्या? आ निकाल दिया। फिर आप आके टुकड़े करेंगे तो जो है एक तो हो जाएगा अज, एक हो जाएगा अजा, है ना। फिर हो जाएगा इधर क्या? आदि और अधि, है ना। अज का मतलब क्या होता है? अज का मतलब होता है ब्रह्मा, अज का मतलब होता है अजन्मा, अज का मतलब होता है बकरा, है ना। और अजा का मतलब बकरी, है ना। तो बकरा, बकरी आदि, मतलब कहीं भी अपन ने इस सेंस में इस शब्द का प्रयोग कभी किया नहीं है। अतः दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण ये हो नहीं सकता, है ना। अब अपन को इसको व्यंजन संधि में लाना है। व्यंजन संधि में लाना है तो आपको दोस्तों क्या मिल गया? आपको मिल गया जा। क्या मिल गया? जा मिल गया। अपन इस जा को कहेंगे क्या? आ जा, है ना। क्या कहेंगे? आ जा। ये जा जो है आ गया, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा कि मैं तो खुद तो आ गया, लेकिन मैंने छोड़ दिया ए और दी छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? ए छोड़ दिया और दी छोड़ दिया। लेकिन अब आप इसको ज को आप आराम से निकाल लेंगे, जा को निकालेंगे तो इधर तो क्या बच जाएगा? आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा आदि, ठीक है। और इधर जो है बच गया क्या? सिर्फ ज, ये ए और ज। अब आपको पता है कि ज जो है, ज किससे आया है? ज जो है किससे मिलकर बना है? ज जो है च से बना है। ज किससे बना है? ज जो है इस च से बना है, क्योंकि इसके बाद क्या है? इसके बाद एक स्वर आया हुआ है ना। तो दोस्तों मोस्टली जो है आपने एक चीज कॉमन नोटिस की होगी, व्यंजन संधि का उदाहरण दे दिया जाता है ना, उदाहरण दे दिया जाता है, या फिर जो है क्या दे दिया जाता है? विच्छेद दिया जाता है, उसका जो है वो संधि युक्त पद बनवाया जाता है। और ज़्यादातर जो टिपिकल जो उदाहरण दिए जाते हैं वो स्वर संधि से दिए जाते हैं। और इसमें भी जो टिपिकल उदाहरण आएंगे, अगर आप याद कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, दूसरी बार देख लेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा कुछ इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो ज किससे बन गया? ज बन गया किससे? च से बन गया। ये बन गया साहब आपका ज से। तो ये हो गया अच धन आदि, है ना। अच धन आदि का मतलब क्या हो गया? अच धन आदि का मतलब स्वर आदि, है ना। स्वरादि शब्द भी होता है, वहां जो है स्वर धन आदि में जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, ठीक। इसी प्रकार एक उदाहरण और है ना, तो ये जो प्रत्यय अनिच जो प्रत्यय होते हैं, इनसे अंत होने वालों को बोलते हैं क्या?
णिच एक प्रत्यय होता है संस्कृत में, तो ये हो जाएगा च है और बाद में स्वर है तो ये हो जाएगा ज और ए हो जाएगा। ज और ए मिलकर बनाएंगे क्या ज, तो ये हो जाएगा क्या णिजंत, है ना। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया णिजंत। तो इस प्रकार से तो आप जोड़ सकते हैं और इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं, है ना। और ये क्वालिटी जब आप में आ गई है बड़ी गंभीरता से कब आएगी, जब ये आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। ये जो मसाला है ना, ये अगर आपके क्लियर है मस्तिष्क में, तब तो अपन को कोई रोकने वाला है नहीं, और इसको तो अपन को मसाले को मस्तिष्क में डालना ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेके और उसको जो है आप 6 घंटे तक के लिए जो है अपना वॉलपेपर बना के रखिए, है ना। वॉलपेपर बना के रखेंगे, जब भी आप खोलेंगे, क्योंकि बार बार मोबाइल को आप खोलते हैं ना, तब जो है आपको एक दिन 6 घंटे जो है ये स्क्रीन पे लगा के रखिए, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ना है ना। अगर नहीं लगा के रखेंगे तो फिर वही जो है सारा गड़बड़ झाला हो जाएगा, ध्यान रख लेना इस बात का, है ना। कोई फायदा होने की संभावना कम है। बाकी तो आप पढ़ तो रहे हैं, है ना, पढ़ तो रहे हैं, पूरा डिस्क्रिप्टिव अपन पढ़ रहे हैं ना, बहुत शॉर्ट अपन नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल आपको इत्मीनान से मैं एक आपने नोटिस किया होगा कि संधि के जितनी भी विधियां हैं, जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो ए और आ से बन रहा है, आ और आ से बन रहा है, ए आ और ए से बन रहा है, सारे प्रकार आपको बताने की कोशिश की जा रही है ना। अब भी अगर आप नहीं सुधरेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, सुधर जाएंगे ऐसा लग रहा है। अब दोस्तों अपन चलते हैं आगे, है ना। आगे चलते हैं तो एक कॉमन शब्द है, जैसे अपन ने ले लिया षट धन आनंद। क्या शब्द लिया अपन ने, षट धन आनंद, ये शब्द अपन ने ले लिया, है ना। तब अब जो है अपने पास ये तीसरा फॉर्मेट आ गया, है ना। तीसरा फॉर्मेट क्या बोल रहा है, ट। ये ट है और ट के उत्तर पद का प्रारंभ किससे हो रहा है, वो किससे हो रहा है, वो जो है स्वर से हो रहा है। तो ट किस में बदल जाएगा दोस्तों, ट अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा, और वो तीसरा व्यंजन क्या है, तीसरा व्यंजन ड है। दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्या सडानन, क्या हो जाएंगे। एक बात दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान रखना, विशेष रूप से, हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है ना, मैंने बताया था कि कई बार जो है, जैसे मान लीजिए अपन ये लिखते हैं ना, सड़क लिखते हैं ना, सड़क जब लिखते हैं तब इसमें देखिए इस रडे, इसको रडे पढ़ते हैं सड़क, है ना। इसको कभी भी अपन को आपको मिलके, क्योंकि ये संस्कृत से आया हुआ है, इसको सड़ानन नहीं पढ़ सकते, है ना। अगर अपन सड़ानन पढ़ते हैं और सड़ानन लिखते हैं तो भी गलत है, कि षडानन है, क्या है ये, षडानन है ना, सड़ानन नहीं है ना, षडानन नहीं। तो क्या हो गया, सट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सट का मतलब होता है, कल तो अपन ने सट पढ़ा था, सटासट, सटासट है ना, वो सटासट नहीं है। इस सट का मतलब है छह, और आनंद का मतलब क्या हो गया, आनंद का मतलब हो गया शिर हो गया या मुख हो गया, है ना। तो छह मुख जिसके हैं वो क्या है, वो है सडानन है ना। कौन है, भगवान कार्तिकेय जो है वो जो है वो सडानन है ना। ये बात समझ में आ गई, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, एक अपन शब्द लेते हैं सड्राग, है ना। एक शब्द ले लिया अपन ने सड्राग, है ना। क्या लिया, सड्राग ले लिया, है ना। अगर आप इसको ऐसे नहीं लेके आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, सड्राग, है ना। अपने क्या ले लिया, सड्राग, है ना। तो अब यहाँ तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। आपने क्या देख लिया, आपने तो पोल देख ली, पोल क्या देख ली कि आपको सूत्र याद हो गया, क्या याद कर लिया, अरे भाई इस ड के बाद क्या है, ड के बाद तो र है, तोड़ दिया, तुरंत तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, ये ड मिल गया और आपको क्या मिल गया, ये लो साहब आपको क्या मिल गया, र मिल गया। अब आपको तुरंत याद है कि र से पहले यदि क्या है, टैट है, क्या है, क्या चट है, तो जो है ये ड में बदलेगा। तो कितना सरल हो गया, ये आपने लिख दिया क्या षट, और ये लिख दिया क्या राग, और ये आपका आराम से क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया, है ना। क्या हो गया, सड्राग, है ना। ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इन सब को बोला जाता है क्या, ये सड्राग, है ना। आगे चलते हैं, आगे जो है ऐसा एक उदाहरण और अपन करते हैं कि आप ये जो है षट और ये है यंत्र, है ना। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ जो है ये चक्कर चलाए जा रहे हैं, ना। सट धन यंत्र, तुरंत कर दीजिए संधि विच्छेद देके। हाँ, आपको सूत्र याद है, इसका मतलब आप जो फटाक से कहीं फंसने वाले ही नहीं, कहीं फंसने वाले नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है आप पर,
है ना, कहीं फंसने वाले नहीं है। तो ये क्या हो गया, सट धन यंत्र हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ट है और ये है, ये देख लो, ये है, ये ट है, ये ट है, तो ट किस में बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा षड्यंत्र। क्या बन जाएगा, षड्यंत्र। इसके आप शिकार हो जाने की संभावना है। आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर जो है पेपर बनाने वाले की षड्यंत्र के शिकार हो जाएंगे अपन लोग, है ना। अगर पढ़ेंगे तो नहीं होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पेपर बनाएगा, उसके षड्यंत्र के शिकार तो अपन हो ही जाएंगे, है ना। एक शब्द है सड्रस, सड्रस है ना। तो क्या मिल गया आपको, ऐसा, ऐसा नहीं लिखिए, आपको ऐसा दिखते तो आप तुरंत कर देंगे, ड है, ड की जगह क्या कर देंगे, तय कर देंगे, है ना। ये हो गया क्या, सड्रस। तो आराम से जो है इसके उदाहरण अपन सोल्व कर सकते हैं। कब, जब थोड़ा सा अपन कंसंट्रेट करें तब तो कर सकते हैं, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। चलिए, सडानन हो गया, सड्रस हो गया, सड्राग हो गया और षड्यंत्र हो गया है। अब जो है षड्यंत्र हो गया है, अपन षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं है, क्योंकि अपन तैयारी करने वाले लोग हैं। और तैयारी करने वाले लोग जो है वो नौकरी लेकर ही मानने वाले होते हैं। इस बात को आप चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अपन एक उदाहरण और सोल्व करते हैं, है ना। तय वाला अपन लेते हैं, जैसे जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा, ये उदाहरण अपन ने ले लिया है। अब तो आपको जैसे दिमाग में क्लिक होने लग गया होगा कि लिखा क्या है, मुझे क्या करना है ना, बोलिए। तो ये कि क्लिक क्यों होने लग गया, सोचो इसका कारण क्या है ना। थोड़ी देर पहले अपन संघर्ष कर रहे थे, जब मैं ये लिख रहा था तब तो अपन संघर्ष कर रहे थे कि गुरुजी ये क्या लिख दिया, ये कचरा फंसा दिया आपने, ये कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ ये उदाहरण लिखा है तो आपकी फटाक क्लिक हो गया कि ये तय है, और तय किस में बदल जाएगा, ये तय दय में बदल जाएगा। बोलो क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, निश्चित रूप से क्लिक आपके हो जा रहा है ना। तो ये फायदा है कि आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, दूसरी बात आप इत्मीनान से समझ रहे हैं ना, इसका ही फायदा है ना। तो ये हो गया क्या, जगत धन अम्बा, है ना। तो अपना ये तय है, ये तय है, तय बदल जाएगा इसमें द में। उसके बाद क्या है, स्वर है ना, ये स्वर अपना है। दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर हो जाएंगे क्या, द हो गए द। तो ये बन जाएगा क्या, जगदम्बा, है ना। क्या बन गया, जगदम्बा बन गया, जगदम्बा बन गया। जगत का मतलब क्या होता है, जगत का मतलब होता है संसार, है ना। और अम्बा का मतलब होता है माँ, संपूर्ण संसार की माँ जननी जो है वो है कौन है, जगदम्बा है। एक जगत और होता है ना, हाँ, जगत जो कुएं का चबूतरा जो होता है उसको बोला जाता है क्या, जगत, है ना। ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार दोस्तों एक शब्द और लेते हैं अपन, जैसे ये शब्द ले लिया अपन ने जगदीश। क्या शब्द लिया अपन ने, जगदीश, है ना। अगर दोस्तों अपन को पता है कि क्या, कि इस शब्द में ईस तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ईस तो है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इधर आपको पता है कि ईस इसमें से निकल गया, तो इधर क्या बचा है, द बचा है ना। इतना तो आप पता रख ही सकते हैं। इतना तो कितना अपन ने महिष पढ़ा है, श्रीष पढ़ा है, कितना महेश पढ़ा है, गणेश पढ़ा है, सब कुछ। ईश का मतलब ईश पढ़ा अपन ने, ईप्सा पढ़ा है अपन ने, ईक्षण पढ़ा अपन ने, क्या नहीं पढ़ा, सब कुछ तो पढ़ा है ना। तो इस आपको याद रख गया। और जो है ये सिचुएशन आ गई है ना। ये सिचुएशन क्या, कब आई, ये सिचुएशन तब आई जब आपको पता है कि ईश है और द है ना। तो द स्वर होने की वजह से द हो गया है। तो ये द जो है इसी के वर्ग का पहला व्यंजन है। द क्या है, द जिस वर्ग में है उसी वर्ग का क्या है, पहला व्यंजन है। तो द कौन से वर्ग में, तय वर्ग में। तय वर्ग का पहला व्यंजन क्या है, तय है, ठीक। तो इसको अपन क्या बना देते हैं, इसको बना देते हैं अपन जगत धन ईश। बोलो बना के नहीं बना, ये आपका संधि विच्छेद हो गया है। अब आपकी कोई ऐसी इच्छा हो ना, जैसे ये है सत धन इच्छा। क्या है, सत धन इच्छा, क्या है, सत धन इच्छा, है ना। तय है, तय किस में बदल जाएगा, तय द में बदल जाएगा। कारण क्या है, यहाँ ई है तो ये बन जाएगा क्या, दी। और ये है क्या, सदिच्छा। क्या बन जाएगा, सदिच्छा। बना कि नहीं बना, देखो आराम से बन रहा ना, आराम से अब तो बन जा रहा है मेरे हिसाब से। उदाहरण देख लीजिए, एक दो उदाहरण अपन और करते हैं, देखे हैं।
इसके दो एक उदाहरण अपन और देख लेते हैं ना, इसके दो एक उदाहरण अपन और देखें ताकि थोड़ा सा ठीक समझ में अपन को आ जाए, है ना। जैसे एक उदाहरण अपन ने क्या ले लिया, एक उदाहरण अपन ने दोस्तों ले लिया क्या, सत धन उपयोग, है ना। उदाहरण ले लिया अपन ने सत धन उपयोग, ये उदाहरण ले लिया। क्या उदाहरण लिया, सत धन उपयोग उदाहरण अपन ने ले लिया, है ना। तय जो है इसमें बदल जाएगा, तय जो है बदल जाएगा द में, जुड़ क्या जाएगा, जुड़ गया। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ये बन गए दु, ये श है, सदुपयोग, तो ये बन गया क्या, सदुपयोग बन गया। ठीक है। अच्छा, एक अपने बहुत बात जो है कंफ्यूजन करने वाली स्थिति है, श्रीमद् भागवत। देखो जरा, श्रीमद् भागवत है ना, ये भ है और ये त है ना। तो है ना, वर्ग का तीसरे चौथे में से कोई भी हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तय बदल जाएगा किसमें, द में, जुड़ क्या जाएगा इसके साथ, भाग। तो ये हो जाएगा क्या, श्रीमद् भागवत। ये बड़ा जो है कंफ्यूजिंग रहता है कि इसका मतलब क्या होता है, क्या समझे क्या नहीं समझे, इस तरह से जो है बड़ी दिक्कत लोगों को हो जाती है ना। तो इस तरह से जो है अपन अगर उदाहरण सोल्व करें तो आराम से जो है सोल्व किया जा सकता है ना। चित्त धन आकाश, एक उदाहरण देखिए कितना है, चित्त धन आकाश क्या हो जाएगा दोस्तों, जरा बताएं तो, है ना। क्या हो जाएगा, चित्त रूपी आकाश, तो क्या हो जाएगा, तय का बन जाएगा द, जुड़ जाएगा क्या, आ, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, चिदाकाश, है ना। इस तरह से जो है अपन, और जो है बहुत सारे उदाहरण है जो आपको पीडीएफ में लिंक में मिल जाएगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं मिल रही है ना, आराम से आपको मिल जाएगी, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन इसका चौथा जो टाइप्स ऑफ है, चौथा टाइप्स ऑफ कौन सा हो गया इसका बेटा, चौथा हो गया इसमें प पहले हो और बाद में जो है कोई भी स्वर हो, तीसरा चौथा व्यंजन हो या ये वर्ल हो, है ना। जैसे इसके उदाहरण हालांकि कम मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण है अपधन धी, अपधन धी, प है और धी ये ध है ना। ध का मतलब धी है, धी है मतलब ध पहले है ना। तो दोस्तों अब जो है ये प किसमें बदलेगा, प बदलेगा किसमें, ब में, प बदलेगा अपनी वर्ग के तीसरे व्यंजन में। जैसे क्या हुआ, फिर जो है बदल गया और जुड़ गया क्या, धी जुड़ गया, ये बन गया क्या, अवधि, है ना। मैंने आपको संधि विच्छेद करके बता दिया है, संधि युक्त पद बनाकर बता दिया है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसका अर्थ बताना है मुझे, बाकी मैं आगे चलता हूँ ना। आपको अर्थ बताते बताते 2-3-4 और शब्द हैं, उनके अर्थ भी मैं आपको बताते बताते चल रहा हूँ, है ना। आराम से देख लीजिएगा। इसका अर्थ आप बताते जाए। अवधि का अर्थ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तब तक मैं आगे वाला उदाहरण आपको सोल्व कराता हूँ ना। आगे वाला उदाहरण है अपधन जय, अपधन जय, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जय रहा, देखो दोस्तों ये रहा जय, है ना। तो जय जो है ये पे बदल देगा, जय जो है पे को बदल देगा किसमें, ब में। तो ये हो जाएगा। मैं इसका एक का उदाहरण अर्थ आपको बता देता हूँ। अब्ज का मतलब होता है, अब्ज का मतलब क्या होता है, अब्ज का मतलब होता है जो पानी में जन्म लेता है ना। पानी में जन्म बहुत चीजें लेती है, लेकिन जिसके लिए रूढ़ हो गया है, किसके लिए रूढ़ हुआ है ना, पंकज, पंकज है कीचड़ में। तो पंकज किसके लिए, कमल के लिए है भाई। पंक का मतलब कीचड़, जगह मतलब जन्म लेना। तो कीचड़ में जन्म तो बहुत कुछ लेते हैं ना, मच्छर कीचड़ में जन्म लेते हैं, मछली, मेंढक, क्या क्या चीजें कीचड़ में जन्म नहीं लेती है। सब चीजों के लिए पंकज शब्द थोड़ी आता है, ये इसके लिए रूढ़ हो गया। तो अब जिसके लिए रूढ़ हुआ है वो कौन सा शब्द है, वो है कमल शब्द, है ना। आगे और चलता हूँ, अभी तक आपका इसका आंसर नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूँ ना। और देखिए ये हो जाएगा अपधन द, क्या होगा दोस्तों, अपधन द, अपधन द, वही द, ये रहा द, तो ये हो जाएगा क्या, अब्द। अब्द का मतलब होता है अब का मतलब तो समझ गए ना। अब का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। अब का मतलब है पानी या जल, पानी या जल होता है अब का मतलब। तो अब जो पानी में जन्म लेने वाला, अब द पानी देने वाला, है ना। पानी देने वाला कौन, लोटा, गिलास, नल, डिब्बा, मटका, बोतल, क्या है, पानी कौन देता है,
तो ये सारी चीजें पानी देती है, लेकिन ये रूढ़ हुआ है, एक किसी अर्थ के लिए रूढ़ हुआ है, और वो है बादल के। पानी कौन देते हैं? बादल देते हैं भाई। पानी कौन देते हैं? बादल। जो पिछले आप 2-3 दिन से देख रहे हैं ना, तो बादल पानी देते हैं। आई बात समझ में, है ना। एक और उदाहरण देता हूँ, इसका उदाहरण, इसका आप देखिए मैं बताता हूँ। धी का मतलब होता है धारण करना। धी का मतलब होता है धारण करना। तो जल को धारण करता है कौन? धारण करता है जल को, अधिकतर जल को धारण कौन करता है? समुद्र धारण करता है भाई। तो अवधि का मतलब क्या हो गया? अवधि का मतलब हो गया समुद्र। अगला जो है सुप धन अंत, है ना। सुप प्रत्यय होते हैं, और उन प्रत्ययों से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं सुप धन अंत। पै जो है, पै के बाद जो है स्वर है, तो पै बदल जाएगा बै में, जुड़ जाएगा क्या? ए, ये बन जाएगा बै, और ये हो गया क्या? सुबंत। क्या हो गया? सुप प्रत्ययों से अंत होने वाले शब्दों को कहा जाता है क्या? सुबंध, है ना। सुबंत कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो इसके और उदाहरणों से संबंधित दोस्तों पीडीएफ जो है बिल्कुल लिंक में है, आप आराम से उसको शेयर कीजिए, पढ़िए, है ना। क्योंकि टेस्ट जो आते हैं वो क्लास और उस पीडीएफ के साथ आते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप आराम से पढ़ेंगे। और चूंकि क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है अगला नियम जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये जो है आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट लेके और इसको जो है वॉलपेपर बना दीजिए 6 घंटे के लिए सिर्फ, है ना। और 6 घंटे में यदि आप 6 बार भी खोलेंगे इसको एक बार देख के, और फिर जो है व्हाट्सअप फेसबुक जो भी आप चलाते होंगे, आई होप नहीं चलाते होंगे, है ना, तो तब आप देख लीजिए आपका जो है ये नियम याद हो जाएगा। नियम याद हो जाएगा तो बाकी उदाहरण अपने आराम से जो है हल कर लिए जाएंगे। तो आई होप आपको व्यंजन संधि के प्रकार, किस किस प्रकार से व्यंजन संधि होती है, और ये जो पहला नियम है, पहला नियम कचट तप के बाद स्वर, तीसरा चौथा व्यंजन, और ये वर्ल यदि आते हैं तो कचट तप अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन यानी किसमें बदल जाते हैं? ग में बदल जाते हैं, ज में बदल जाते हैं, ड में बदल जाते हैं, द में बदल जाते हैं, ब में बदल जाते हैं, है ना। तो ये इतनी सी आपको बात याद रखनी है, और जो है बिल्कुल पढ़ते रहना है। मिलते हैं अपन अपनी क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार सभी साथियों को, धन्यवाद।